नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HSD एजू ऐप के इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें RSCIT की प्रिपरेशन के लिए और बेसिक कंप्यूटर्स, ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स का आप बेस बनाना चाहते हो, आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके बेस से जो चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए RSCIT की जो बुक है, इससे बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप जनरली सामान्य रूप से जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। बुक में कौन कौन से क्या उसकी थ्योरी मैटर है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हालांकि उसको हम शॉर्ट में देखेंगे। उसमें से जो इम्पोर्टेंट निकलते होंगे वही डिस्कस करेंगे, और बाद में उस बुक के जो लास्ट में चैप्टर है, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उस लास्ट के क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो कई बार वो क्वेश्चंस RSCIT की एग्जाम के अंदर डायरेक्टली वो लास्ट के जो चैप्टर उनमें से क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, तो इसलिए वो पढ़ने भी जरूरी है। और क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कितना सीखा, कितनी उसकी प्रिपरेशन की है, ठीक है। तो होप आप खुद के एंड पे भी आप इसको तैयारी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले कंप्यूटर के जो हमारे पास इसके अंदर टॉपिक आता है, ठीक है, वो आता है जी कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या आता है? कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यानी कि ये इससे अपने ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन में कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए भी कई कुछ बेस होते हैं, कुछ आधार होते हैं। हम सिंपल नहीं कह सकते कि कंप्यूटर इतने प्रकार का है, नहीं, उसके कुछ आधार बनाए गए हैं। जैसे एक तो उन्होंने कहा कि उसकी कैपेबिलिटी, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के आधार पर, ठीक है, यानी कि वो कितना डेटा को प्रोसेस करने में कितना ताकतवर है, ठीक है, तो वो इसके आधार पे भी इसको बांट सकते हैं, ठीक है। दूसरा उनके उद्देश्य के आधार पर कि कंप्यूटर के काम करने के लिए उसका उद्देश्य क्या है, वो कंप्यूटर कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। फिर डेटा को संभालने की क्षमता, ठीक है, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। देखो आकार आ गया एक तो, यानी कि साइज, कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। भंडारण क्षमता, यानी कि कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं हम, तो वो कितना ज्यादा कर सकते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो भी हो गया। और फिर परफॉर्मेंस, यानी कि उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या रहती है, कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है वो परफॉर्मेंस में, और कितनी कम वो परफॉर्मेंस देता है, इसके आधार पे भी कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। समझ गए? यानी कि एक तो चीज हमारी उनकी यूज करने के उद्देश्य के आधार पर, और फिर आता है उसकी आकार, स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से भाग हैं। तो देखो पहला जो इन्होंने दिया है उद्देश्य, पर्पस, या उसकी जो फंडामेंटल है, परफॉर्मेंस है, ठीक है, यानी कि उनका एक तो क्या होता है, उद्देश्य कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनको काम करने का जो तरीका है, मेन फंडामेंटल्स, ठीक है, उनके आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का है। तो आपके सामने वो कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार का है। एक तो है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एक है डिजिटल और एक है हाइब्रिड, ठीक है। अब डिजिटल तो नाम आपने सुना होगा पहले भी, कई कंप्यूटर हमारा डिजिटल है, आज मोबाइल हमारे डिजिटल हैं, ठीक है। ये डिजिटल वर्ड आपने क्लॉक में भी सुना होगा कि डिजिटल क्लॉक आ गई हमारी, ठीक है। दूसरा आपने ये रिस्ट वॉच के अंदर भी सुना होगा कि मेरी रिस्ट वॉच है, डिजिटल वॉच है ना। और फिर आता है एनालॉग। देखो दो तरीके की टेक्निक होती है। अब एनालॉग कंप्यूटर में क्या आता है कि आपका, देखो हम बेसिक सा एक पहले काम पढ़े कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर किस तरीके का काम करता है, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि कंप्यूटर पहले डेटा को करता है इनपुट, है ना। यहाँ पे डेटा मैंने वर्ड लिया, इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इनपुट करने के बाद कंप्यूटर करता है प्रोसेस, ठीक है, और फिर वो करता है आउटपुट, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, पहले इनपुट करेगा, फिर प्रोसेसर, फिर आउटपुट करेगा। तो कंप्यूटर जो है उसका इनपुट करने का तरीका क्या है, उसको प्रोसेस करने का तरीका क्या है, और उसको आउटपुट करने का तरीका क्या है, ठीक है। इस बेस पे हम इनको ये क्लासिफाइड कर लेते हैं कि कंप्यूटर वो एनालॉग है या डिजिटल है। अब किसी कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का तरीका क्या हो, अगर एनालॉग हो,
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी मशीन के बारे में बात कर लेता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं किसका लूं, जैसे थर्मामीटर हो गया। ठीक है, थर्मामीटर आप टेम्परेचर जो मापते हैं, अब उसके अंदर क्या होता है कि एक पारा है उसके अंदर, ठीक है, तो वो फिजिकल वैल्यू है, या ये कह सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर के अंदर फिजिकल वैल्यू या भौतिक मात्रा यूज की जाती है, भौतिक मात्रा के यूज किए जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। जैसे थर्मामीटर था, उसके अंदर टेम्परेचर को नापता है, तो इनपुट वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो वहां से जो उसका सेंसिटिव एरिया होता है वहां से वो टेम्परेचर सेंस करता है, महसूस करता है। भौतिक चीज हो गई जो महसूस करने वाली होती है। ठीक है, तो उससे पारा जो है वो उस लेवल पे आ जाता है जितना कि टेम्परेचर वो शो करता है कि कितना टेम्परेचर होगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी डिजिटल कैलकुलेशन नहीं होती। ठीक है, दूसरा अगर आप बात करते हो, स्पीडोमीटर होता है हमारे बाइक का, स्पीडोमीटर। ठीक है, इनके अंदर भी ऐसा कोई डिजिटल टेक्निक काम नहीं कर रही होती। ठीक है, आपने देखा जैसे ही आप रेस बढ़ाते हो, तेज चलाते हो, तो वो उसकी जो स्पीडोमीटर की जो सुई होती है वो उतना आपको स्पीड प्रदर्शित करती है, तो इसमें कोई डिजिटल कैलकुलेशन नहीं होती। ऐसे ही टेक्निक जब कंप्यूटर्स में यूज की जाती थी तो उनको बोला जाता था एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इससे सिंपल इतना ही है, आपको क्वेश्चंस के अंदर कभी इसकी व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन बनता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो होता है उद्देश्य के आधार पर तीन तरह का होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, अब अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर की बात करूं तो जैसे वर्ड या डिजिट्स, डिजिटल किस वर्ड से बना है, डिजिट से बना है। ठीक है, अब डिजिट जो कंप्यूटर ज्यादातर जो यूज करता है वो सिर्फ दो यूज करता है, 0 और 1, जिसे हम बाइनरी डिजिट कह देते हैं। डिजिटल में जैसे हम बाइनरी डिजिट कह देते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो आजकल जो कंप्यूटर हमारे हमारे वो सारे डिजिटल ही हैं। ठीक है, अगर हम क्लॉक की बात करूं, देखो पहले इधर एनालॉग में बात करूं तो क्लॉक कैसी होती थी पहले, इस तरीके वाली। ठीक है, जो आपको टाइम्स जो है वो इस सुइयों के माध्यम से दिखाती थी, लेकिन अब आगे डिजिटल आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वजन नापने के लिए जो वेट स्केल अपने यूज करते हैं, पहले क्या होता था कि अगर अपने खुद का जो वजन करना हो तो जो पहले होता था कि एक ऐसा वेट स्केल था, उसके अंदर जो नंबर वाला एक प्लेट होती थी, और जितना आपका वजन होता था तो वो प्लेट है वो घूम के उस सुई पे आके रुक जाती थी। तो वो तो क्या क्या था, वो एनालॉग टेक्निक थी। लेकिन आजकल क्या आ गया, आजकल डिजिटल टेक्निक में क्या होता है कि वहां पे डिजिट शो करता है आपको कि भाई कितना आपका वेट हो गया, तो वो डिजिटल टेक्निक होती है जिसमें डिजिट पे काम किया जाए। ठीक है, और अगर ऐसा कोई कंप्यूटर है जो दोनों टेक्निक को एक साथ यूज करता है, यानी कि एनालॉग और प्लस डिजिटल, ठीक है, एनालॉग प्लस डिजिटल, तो ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। सिर्फ इतने नाम ही हमें इनके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, और एक एक लाइन ये किस प्रकार के होते हैं। आजकल कौन से ज्यादा चलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर ज्यादा चलते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और फिर जो सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन आती है वो होता है आकार। जैसे अपने पहले डिस्कस किया, एक तो साइज के अकॉर्डिंग, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और प्रदर्शन के आधार पर, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इन तीनों के आधार पे कंप्यूटर को हम चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, जैसे पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर, दूसरा है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है हमारा मिनी कंप्यूटर, और चौथा है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। इससे भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बात करें सुपर कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, और किसी भी एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो इसमें से आते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अब इसको चार तरह के हो गए, किसके आधार पे हो गई, आकार के आधार पे, और कैपेसिटी के आधार पे, और परफॉर्मेंस के आधार पे। ठीक है, परफॉर्मेंस के आधार पे। ओके, अब जिस तरीके से ये लिखे गए हैं ना, आप उसको देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, सुपर कंप्यूटर लिखा है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या लिखा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर लिखा है। नंबर 3 पे मिनी कंप्यूटर लिखा है, और नंबर 4 पे माइक्रो कंप्यूटर लिखा है। ठीक है, तो इसी आधार पर ही, इसी ऑर्डर के अंदर ही इनका आकार होता है। क्या होता है, इनका आकार होता है, क्या होता है, इसी ऑर्डर पे। यानी कि मैं ये कहूं कि जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा बड़े आकार में होता है। तो हम ये कह सकते हैं
कि ये सबसे बड़ा साइज में सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। और अगर सबसे छोटे की बात करूं, सबसे छोटा, तो वो कौन सा आ गया? माइक्रो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं, भंडारण क्षमता की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं? भंडारण क्षमता, तो वो भी इसी ऑर्डर में होती है, यानी कि इस तरीके से ये घटते क्रम में जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी मानी जाएगी? सुपर कंप्यूटर की। और सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी मानी जाएगी? माइक्रो कंप्यूटर की। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, ये वही है, ये वही कंप्यूटर है, कौन से? हमारे वाले, जैसे हम पीसी कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, या हमारे लैपटॉप्स जो होते हैं, इवन हमारे मोबाइल भी इसी में गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, तो सबसे छोटे आकार के भी हो गए। और तीसरी चीज, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमें यही ऑर्डर इसके अंदर भी याद रखना है, यानी कि हमें ऑर्डर जरूर फॉलो करना है, तो हम कई क्वेश्चंस इसी ऑर्डर पे ही आंसर कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पावरफुल या सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पावरफुल, ठीक है, तो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर होता है, बस ऑर्डर को ध्यान रखना। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, सबसे दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, और फिर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो एक और अपने को यहाँ पे याद रखना है कि कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशन है, बस वो इतने ही होते हैं। अब इसके अलावा कोई नेम वो दे देना, तो वो इसका जो है क्लासिफिकेशन के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार नहीं होते। यानी कि चार तो हमने यहाँ पे पढ़ा, कौन सा? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। और तीन हमने यहाँ पे पढ़े थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। आपको तीन ऑप्शन तो इसमें से दे देगा, एनालॉग दे दिया, डिजिटल दे दिया, मेन फ्रेम दे दिया, तो चौथा कोई और, जैसे एक क्वेश्चन है आगे, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हमें इनको ध्यान रखना है। तो ये होता हमारे पास। उसके बाद हम इसके बारे में एक एक करके इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कि जैसे सुपर कंप्यूटर, हमने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो क्या सुपर कंप्यूटर होता है? अकॉर्डिंग टू RSAT बुक क्या लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर के बारे में, कि इसके अंदर यह कंप्यूटर भंडारण क्षमता, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, फिर परफॉर्मेंस और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में भी, अगर वो प्रोसेस करता है उसके मामले में भी, भंडारण क्षमता के मामले में भी, और परफॉर्मेंस के मामले में भी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बनाए किस लिए जाते हैं? बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो कि बड़ी खोज, किसके लिए? रिसर्च। कहाँ यूज होगा? रिसर्च के लिए, या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक उपयोग, साइंटिफिक पर्पस के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, किन किन के लिए? एक तो आ गया रिसर्च, ठीक है, और दूसरा आ गया साइंटिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल साइंटिफिक पर्पस या रिसर्च के लिए कहाँ यूज होता है? नासा के बारे में आप जानते ही हो कि अमेरिका के जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है, यानी कि जो खगोल विज्ञान जो कि अपने काम करती है, उनके बारे में रिसर्च करती नासा है। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया की कौन सी है फिर? इंडिया की नासा के अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी है? सोचिए, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से नासा। तो ये यहाँ पे इन संस्थाओं में सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा इसलिए अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में, देखो जो ये स्पेस शटल्स लॉन्च करते हैं, इनके लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट रखनी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन यूज के लिए, यानी कि स्पेस प्रोग्राम्स के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। ठीक है, या ये पूछ लेता है कि सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब इन पे
कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की, देखो ये बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि साइज़ बहुत बड़ा होता है। एक पूरे रूम के अंदर, बड़े हॉल के अंदर इनको एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है? और फिर ये अत्यधिक महँगे होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े, और देखो परफ़ॉर्मेंस में ज़्यादा हैं तो ये महँगे भी होंगे। इसी चीज़ पे मैं इधर देखूँ, देखो ये प्राइस का भी यही रेशियो रहता है इनका, प्राइस का भी यही ऑर्डर रहता है कि सबसे महँगे सुपर कंप्यूटर, ठीक है, और सबसे सस्ता कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन साथ साथ देखे चल रहा है। अब ये थे इनके बारे में, RSAT में इतना ही है इनके बारे में, ठीक है। और एक एग्जांपल पूछ लेता है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था, और 1964 के अंदर, जिसका नाम था CDC 6600। ये क्वेश्चन तो सुपर कंप्यूटर का तो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस या IT के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला कौन सा था जी, पहला था CDC 6600, ठीक है। और उसके अलावा कुछ पूछे जाते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। IBM स्क्वायर, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर IBM कंपनी ने बनाया था, ठीक है। IBM कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। और दूसरा जापान के अंदर फुजित्सु के कंप्यूटर था, ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है परम, कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या है, परम सुपर कंप्यूटर जो है वो इंडिया का है, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में था। आगे पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारी क्लासिफिकेशन थी उसको अपने बोलते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। अब ये दूसरे नंबर पे आता है, तो मतलब क्वेश्चन आएगा, तो जब सुपर कंप्यूटर से पूछा जाए तो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा क्या, थोड़ा थोड़ा कम शक्तिशाली है ना, थोड़ा कम शक्तिशाली परफॉर्मेंस के आधार पर, प्राइस के आधार पर, और अगर देखा जाए स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, तो ये उससे कम होते हैं। तो देखो इनका यहाँ पे अगर नॉर्मल पर्पज से देखा जाए तो ये कंप्यूटर भी काफी महंगे होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये भी हर कोई यूज कर पाएगा। जैसे सुपर कंप्यूटर स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, रिसर्च के लिए, अपने स्पेस शटल्स को लॉन्च कंट्रोल करने के लिए उनका यूज किया जाता है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर भी किसी स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। कहाँ यूज किए जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़ी व्यवसायिक फर्म, लार्ज कंपनीज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, या सरकारी संस्थाओं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पर्पज से भी इनको यूज किया जाता है, या बड़ी बिजनेस ऑपरेशन के लिए इनका यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। ये कंप्यूटर भी एक बड़े कमरे में रखे जाते हैं, कहाँ, बड़े, इनका भी साइज उतना ही होता है, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा मान सकते हैं। और जहां उचित शीतलन, देखो ये एक वर्ड है, देखो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, प्रॉपर कूलिंग, यहाँ पे कूलिंग हो, कंप्यूटर को काम करने के लिए एक सही एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि आप उसको बहुत ज्यादा गर्म इलाके में यूज नहीं कर सकते। इनके पार्ट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो वो उनके पार्ट्स जो होते हैं, जब बिजली उसमें प्रवाहित की जाती है तो काफी सारी हीट जो है वो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो जब ऊष्मा उसमें से निकलती है तो काफी गर्म हो जाते हैं वो, उनको ठंडा रखने के लिए फिर हमें क्या होता है कि वहां पे प्रॉपर कूलिंग व्यवस्था रखनी पड़ती है उस रूम हॉल के अंदर जहां पे ये कंप्यूटर एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मेन फ्रेम के अंदर बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा, ठीक है, को बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकता है। यानी कि जब बहुत बड़े डेटा आपके पास हो और उनको काफी अच्छी स्पीड से आपको प्रोसेस करना है, तो आप इसका यूज करते हो। कहां पे यूज होता है जी, एग्जांपल के लिए विशाल व्यावसायिक बैंक, ठीक है, शिक्षण संस्था, इंश्योरेंस कंपनियां, उनके डेटा रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। देखो ये इनके नीचे कुछ ना, ये एग्जांपल दे रखा है किस तरीके का है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि ये बैंक के अंदर कैसे जरूरी है। देखो मेन फ्रेम ना एज ए क्या करते हैं कि इनका जो एक मेन पीसी होता है, जिसे अपने कह देते हैं सर्वर, क्या कहते हैं, सर्वर। तो जो हमारा मेन पीसी होता है जिनको सर्वर कहते हैं, तो वो क्या है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया जाता है,
और उसके आगे ना कई सारे टर्मिनल्स लगाए जाते हैं, कई सारे पीसी जो होते हैं वो अटैच कर दिए जाते हैं मेन सर्वर से, और वो उसी सर्वर पर ही वो काम करते हैं। यानी कि डेटा का जो प्रोसेस होता है वो मेन सर्वर पे होता है, जितना भी डेटा सेव होता है वो मेन सर्वर पे होता है, लेकिन आगे कई टर्मिनल पीसी जो होते हैं जिसे हम क्लाइंट पीसी भी कह देते हैं, हालांकि थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। उस पे बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बड़ी संस्था में एक सेंट्रलाइज केंद्रीय पीसी के रूप में भी हम कह सकते हैं, केंद्रीय सिस्टम, केंद्रीय कंप्यूटर के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर और मेन फ्रेम दोनों के बारे में पढ़ा, और पॉपुलर एग्जांपल हैं फुजित्सु, हालांकि इनके बारे में नहीं पूछा जाता। एग्जांपल्स जो पूछे जाते थे हमेशा सुपर कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस जो है कभी नहीं आया, ठीक है। आगे मिनी कंप्यूटर, देखो तीसरा पार्ट आ गया मिनी कंप्यूटर। जैसा कि नाम ही मिनी है कि छोटे होंगे, है ना, तो ये कहा है छोटे व्यापार के अंदर। अभी भी देखो हम इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर से लेके मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर भी किसके लिए यूज हो रहे हैं, व्यापार के लिए यूज होते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी, हम छोटे जो हम कह सकते हैं दुकानदार वगैरह हैं, छोटी कंपनीज हैं, वो ऑफिस हैं छोटे, उनके अंदर भी इन कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है कि ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के जितना पावरफुल नहीं होते, ठीक है, उससे कम पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, शक्तिशाली मशीनों के अंदर गिनती में ही आते हैं। क्यों आते हैं जी? क्योंकि ज्यादातर जो हमने सिस्टम या कंप्यूटर देखे हैं वो सारे कौन से देखे हैं, माइक्रो देखे हैं, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट लैब्स के अंदर भी जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रो होते हैं। हम घर के अंदर पर्सनल कंप्यूटर जो यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम पीसी कह देते हैं, पर्सनल पीसी, तो वो भी कौन से होते हैं, माइक्रो होते हैं। तो उनकी अपेक्षा ये महंगे होते हैं, उनकी अपेक्षा ये शक्तिशाली भी होते हैं मिनी वाले, ठीक है, इसलिए यहाँ पे चीज लिखी गई है। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियां, बिग और मिडिल रेंज कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। और ये एकल उपयोग करते हैं, यानी कि सिंगल और मल्टी यूजर दोनों तरह की अवधारणा पे काम करता है, यानी कि एक ही टाइम में कई सारे यूजर्स लॉग इन हो सकते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल भी दे रखे हैं, हालांकि K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, TI-990, SDS 92, बट इनकी जरूरत हमें याद करने की नहीं है, क्योंकि एग्जांपल सिर्फ सुपर कंप्यूटर से आता है। तो ये तीसरे टाइप के थे। नेक्स्ट जो अपने देखें तो सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे, लास्ट अपना था माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये हमने देखे हुए हमारे काम के, जैसे डेस्कटॉप पीसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने देखे हैं, लैपटॉप आपने देखा है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। इवन टैबलेट्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है। पीडीए ना पहले आते थे भाई, जब स्मार्टफोन नहीं थे ना, नॉर्मल फोन थे, तो तब आते थे पीडीए, और इसको बोला जाता था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक। फुल फॉर्म है पीडीए की, पूछी जा सकती है कभी जरूरत पड़े तो, हो सकता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है काफी तेज गति से हो रहा है, सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनका क्रेज काफी बढ़ गया है आजकल। तो इवन पीसी से भी ज्यादा मोबाइल का क्रेज बढ़ गया है, हर घर के अंदर दो दो तीन तीन मोबाइल्स मिल जाएंगे आपको, स्मार्टफोन जिसे हम कह सकते हैं, इवन स्मार्टफोन है वही इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्योंकि काम करने का तरीका जो आजकल जो हमारे स्मार्टफोन का है वही सेम कंप्यूटर का ही होता था, तो सेम टेक्निक पे काम करते हैं। तो सामान्य प्रकार के जनरल काम, कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, नॉर्मली काम जो हमारे ऑफिस के अंदर होता है, लेटर टाइप करना, प्रिंट करना, ईमेल्स करना, ठीक है, एक्सेल में शीट्स बनाना, पावर पॉइंट्स पे यूज करना, तो इस तरीके के काम नॉर्मल होते हैं। और संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, यानी ईमेल्स वगैरह भेजने के लिए, शिक्षा एजुकेशन के लिए आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज होता है एजुकेशन के लिए, इनका मनोरंजन और अन्य दूसरे ऑफिस कार्यों के लिए भी इनकी पूर्ति की जाती है। तो समझ गए आप नॉर्मल से, ये वाले पीस माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 4 तरह के कंप्यूटर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एक बार आप और अच्छे से, तो अब इसको दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कोरिया क्या कह रहा है। अब आपने पूछा है कंप्यूटर सिस्टम के लाभ, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कि बेनिफिट क्या है, कि हम क्यों हर जगह कंप्यूटर यूज करते हैं। हमने देखा हर ऑफिस के अंदर इनका यूज होता है, घर के अंदर भी हम इनको यूज करने लगे हैं, तो इनके क्या लाभ हैं, ठीक है।
क्वेश्चन सिंपल से पूछा जाता है, इनमें से किस प्रकार का लाभ नहीं है एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला जो इसके बारे में बात करें, स्पीड। ठीक है, फर्स्ट जो आपने देखा यहाँ पे क्या है, स्पीड, यानी कि हम इसकी कार्य करने की गति बहुत तेज होती है कंप्यूटर की, है ना। जो नॉर्मली कोई काम अगर करवाना है तो कंप्यूटर बहुत तेज गति से उसको कैलकुलेट कर सकता है, हम जो है आम मनुष्य जो उसको धीमी गति से करता है, तो इसीलिए स्पीड बहुत है। एक बड़ी मात्रा को, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट को प्रोसेस कर केवल कुछ ही सेकंड लेता है। देखो सेकंड का ही खेल है कंप्यूटर के लिए, चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, है ना। अगर आप कैलकुलेटर पे भी देखो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करने की भी कोशिश करो ना, तो वो आपको जस्ट बटन प्रेस करते ही कैलकुलेट करके दिखा देगा, वो टाइम नहीं लेता इसमें। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करने बैठ जाएं तो काफी टाइम लगता है उसमें। तो था लाखों निर्देश, देखो ये इंपॉर्टेंट है, लाखों निर्देश क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को सैकड़ों में ही प्रोसेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पे तो इसकी स्पीड नापी जाती है कंप्यूटर की, MIPS में। कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है, MIPS में। तो लाखों आ गए ना, यानी कि मिलियंस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस कर देता है। इसीलिए कंप्यूटर की कार्य करने की स्पीड नापी जाती है MIPS के अंदर। ठीक है, पॉइंट है, नोट करना। दूसरा जो इसके अंदर आया, फिर क्या आया जी, शुद्धता, एक्यूरेसी। ठीक है, स्पीड के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो है एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो पूर्णतः सही होता है। हम कोई भी कैलकुलेशन कंप्यूटर से या कैलकुलेटर से करवाते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि भाई इसने जो रिजल्ट दिया है वो 100% एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत में आता है। अब एक इसकी और चीज है, देखो एक अगली लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कहा कि यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो, यानी कि आपने डेटा जब सही दर्ज किया है तो रिजल्ट सही आएगा। लेकिन अगर आपने इनपुट करते वक्त ही कोई गड़बड़ कर दी तो फिर आपका रिजल्ट भी गड़बड़ ही आएगा, है ना। तो इसी इसी चीज को बोलते हैं गीगो। पूछा जाता है कि सिद्धांत पे काम करता है, किस पे, सिद्धांत पे काम करता है। तो कंप्यूटर किस में करता है, गीगो, यानी कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गार्बेज क्या होता है भाई, कचरा मान सकते हो ना। तो अगर आपने कोई गड़बड़ ही गलती डेटा इनपुट किया है तो कंप्यूटर आउटपुट भी गलत देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने सही डेटा इनपुट किया है तो कंप्यूटर सही आउटपुट देगा, इसमें वो कोई ऐसा नहीं करता। तो ये चीजें दो आपने अभी पढ़ी, एक तो स्पीड और एक इसकी एक्यूरेसी। अगला देखते हैं अपने, अगला है इसका उच्च संचयन। देखो हिंदी आप ज्यादा कोशिश मत करना पढ़ने की, पढ़ोगे तो कंप्यूटर को जब भी पढ़ो आप किस में पढ़ो, इंग्लिश के अंदर पढ़ो। ठीक है, और अगर देखिए आप इवन अभी राजस्थान के अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो कंप्यूटर टीचर जैसे हम कहते हैं, तो उसका भी अगर आप बेस से स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो बेस के लिए ये वीडियोस जो है, ये सीरीज है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि सफिशिएंट नहीं है ये, इससे और ज्यादा डीप हमें पढ़ना पड़ेगा, और भी काफी सारे टॉपिक हैं उस सिलेबस के अंदर जिसे हमें कवर करने पड़ेंगे। लेकिन एक बेस अगर आपने बनाना है ना, तो उसके लिए ये वीडियो काफी है। और बाकी कांस्टेबल और पटवार वगैरह और जो नॉर्मल जनरल एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर तो ये सफिशिएंट है। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी बहुत अधिक होती है, लार्ज मेमोरी होती है। देखो एक कंप्यूटर के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर हम ढेरों हजारों सॉन्ग्स को सेव करके रख सकते हैं, हजारों हमारी बुक्स उसके अंदर हम PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। सो मतलब कितना डेटा, इवन मूवीज, कई सारी मूवीज को भी हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, कई सारी पिक्चर्स हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। हमारे मोबाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो मोबाइल के अंदर देखो कितनी फोटोज आप क्लिक करके रख लेते हो, डेली की आप क्लिक करते हो, है ना। लेकिन तो इसके लिए हम इनकी का यूज करते हैं। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, इवन इसको क्या है, लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं आप आपको जब भी चाहिए, 2 साल 3 साल, कितने साल बाद भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और फिर अगला जो आता है वर्सेटैलिटी, विविधता। ये वर्ड कहीं सुना होगा आपने पहले भी, वर्सेटैलिटी या विविधता के बारे में। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग, देखो विविधता का मतलब होता है अनेक प्रकार के कार्य, यानी वर्सेटैलिटी का मतलब अलग अलग प्रकार में, अलग अलग प्रकार में यूज हो, उपयोग हो।
ठीक है, अलग अलग कामों में यूज हो। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर अगर आपने देखा कि जैसे एजुकेशन के लिए यूज होता है तो सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी काम खास पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है। अगर कोई स्कूलों के अंदर कंप्यूटर का यूज हो रहा है तो वो हॉस्पिटल्स के अंदर भी हो रहा है। अगर हॉस्पिटल्स के अंदर भी हो रहा है तो बिजनेस के लिए भी हो रहा है, बिजनेस के लिए भी हो रहा है। इवन वो टिकट काउंटर पर भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है, रेलवे रिजर्वेशन पे भी टिकट कंप्यूटर के द्वारा बनाई जाती हैं। तो कंप्यूटर हर जगह होता है, स्टूडियो वाले भी कंप्यूटर यूज करते हैं। तो इसी को बोला जाता है विविधता, कि अगर आप एक कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो उससे कई तरह के काम करवा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्सेटैलिटी। देखो संगीत सुनने, म्यूजिक के लिए भी आप पत्रक, पेपर शीट्स, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, लेटर लिखने के लिए, ठीक है, और अस्पताल मैनेजमेंट के लिए, बैंकिंग में और कई प्रकार के कार्यों में ये यूज होता है। तो 4 पढ़ ली हमने। नेक्स्ट देखते हैं परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। ये काफी इंटरेस्टिंग है, परिश्रमशीलता या डिलीजेंस। ठीक है, तो कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, तो मशीन होने के नाते एक खासियत इसमें आ जाती है कि थकान महसूस नहीं करता। आदमी काम करते करते, देखो हम अगर काम करेंगे तो 3-4 बजे तक दिन के अंदर हमें स्पीड हमारी स्लो होने लग जाती है उसके बाद, है ना। तो थकान जिसे हम फैटिग बोलते हैं, ये कंप्यूटर महसूस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये मशीन है, क्योंकि फीलिंग्स इसके अंदर नहीं है। अगर हमारे फीलिंग्स हैं तो तभी चीजें हम ये सारी फील कर पाते हैं। इवन कंसंट्रेशन की कमी, एकाग्रता की कमी भी नहीं होती कंप्यूटर के अंदर। कोई एक काम वो जिस स्पीड से शुरुआत कर रही थी उसी स्पीड से करता जाता है। ठीक है, अगर हम अब बात करें तो हम कुछ घंटों पे काम करने के बाद हमारा कंसंट्रेशन जो है वो उससे टूटने लगता है। हम उतनी कंसंट्रेशन से, उतनी एकाग्रता से काम हम सारा दिन नहीं कर सकते। हम कुछ घंटों के लिए हम एकाग्र होकर बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पढ़ाई करने में बैठे हैं तो साइंस ये कहते हैं कि आप 50 मिनट तक ही आप पूरा फोकस हो सकते हो। उसके बाद आपका दिमाग जो है वो उतनी ज्यादा कार्यशीलता से काम नहीं करता। ठीक है, इवन फिर आता है बोरियत, बोर्डम। तो कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता। क्या आपने एक काम कंप्यूटर को अगर आप हजारों बार करवा रहे हो तो कंप्यूटर बोर नहीं होगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये काम मैं पहले कितनी बार कर चुका हूँ यार, अब तो बस करो, है ना। ऐसा कंप्यूटर नहीं करता। इवन ये सब चीजें क्या होती है, मनुष्य में होती है। तो इसे बोलते हैं परिश्रमशीलता, डिलीजेंसी। इसीलिए तो कंप्यूटर हर जगह यूज किया जाता है। इवन बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, उनमें तो कंप्यूटर बंद ही नहीं किए जाते, 24 आवर्स चलते हैं वो। कहाँ कहते हैं 24 आवर्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे शिफ्टें लगती हैं, एक शिफ्ट से बंदा क्या दूसरा आ गया उसकी जगह, वो चला गया और तीसरा आ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये परिश्रमशीलता में। तो ये सब पॉइंट्स जो थे, हमने 5 पॉइंट हमने पढ़े। एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, और डिलीजेंसी, और एक क्या था, वर्सेटैलिटी। ठीक है, विविधता। तो ये सारी चीजें क्या है, कंप्यूटर की खासियत है। ठीक है, अब जब भी हम किसी चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत या विशेषताएं पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कोई ना कोई कमियां भी उसके अंदर होंगी, है ना। है तो अक्सर ये मशीन ही। तो फिर हर एक चीज की जितनी खूबियां होती हैं तो कोई ना कोई कमी भी जरूर होती है। तो इसके अंदर भी एक कमी है, एक लिमिटेशंस, जिसे हम कह देते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस या कमियां क्या है, और वो सबसे बड़ी ये है कि कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है, जिसे हम मूक मशीन कहते हैं, डम्ब। ठीक है, कई बार आपने किसी मजाक में किसी को ये भी बोल दिया तो बिल्कुल डम्ब है यार। ठीक है, तो यानी कि वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता, स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो हमेशा यूजर की हेल्प से ही काम करता है। कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हो तो आप खुद उसको यूज करोगे, आप खुद कमांड्स उसको दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे। यूजर कंप्यूटर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। तो उसी इंस्ट्रक्शंस पे ही कंप्यूटर काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हो तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि इसको यस करना है, नो करना है, फाइल को सेव करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो वो भी आपसे इंस्ट्रक्शंस मांगता है, आप यस या नो कोई भी उसके अंदर चूज करते हो। तो कंप्यूटर काम करने के लिए, माना कि वो बहुत शक्तिशाली मशीन है, हर तरह के काम कर सकता है, लेकिन वो डम्ब है। वो उसका खुद का डम्ब, हम ये भी कह सकते हैं उसका आईक्यू लेवल 0 होता है। कंप्यूटर पूछ लेता है, इंटेलिजेंस में वो 0 होता है। ठीक है, आईक्यू, उसके अंदर बुद्धि भी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं होता, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस या सिग्नल्स के रूप में ही आउटपुट देता है। देखो
कोई अगर गलत सिचुएशन बन जाए, मान लो अप्रत्याशित स्थिति बन जाए जो पहले नहीं हुई, तो कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता। आपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना, तो वो उसी जिस इंस्ट्रक्शन जो ऑर्डर आपने फॉलो किया है वही ऑर्डर पे कंप्यूटर काम करेगा। इसके अंदर इंटेलिजेंट क्यूटेंट्स यानी कि आईक्यू जो होता है वो नहीं होता, 0 होता है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पेपर के अंदर इसके बारे में पूछ लेता है कि कंप्यूटर का आईक्यू होता है 100, 0, थाउजेंड्स। ठीक है, और हम ये सोचते हैं कि भाई कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, बस इसका आईक्यू तो जबरदस्त होगा, और हम वहां पे 100,000 पे लगा के आ जाते हैं। नहीं, ठीक है, 0 होता है। तो ये चीज थी हमारी कंप्यूटर की कुछ प्रकार थी, और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, अभी जो अगर हमारे पास थोड़ा सा बेसिक हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। तो देखो कंप्यूटर किन चीजों पे काम करता है, दो चीजों पे काम करता है। एक तो सॉफ्टवेयर होता है, और दूसरा आपने देखा होगा हार्डवेयर होता है। तो दोनों से मिलके ही कंप्यूटर बनता है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं असल में क्या होते हैं, प्रोग्राम ही होते हैं। ठीक है, वो देखने में आप उसको वैसे कोई फील नहीं कर सकते जैसे हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो कोई भी कह सकते हो ये हार्डवेयर है, माउस है, ठीक है, तो ये हार्डवेयर का पार्ट है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव होते हैं। तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से प्रोग्राम ही होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जी। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम को, जो कंप्यूटर को सही ढंग से काम करने के लिए चाहिए, कि कंप्यूटर से जो काम आप करवाना चाहते हो पहले वो कंप्यूटर खुद सही ढंग से चलता हो। ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल हो कि हाँ जी वो अब हम उस पर काम कर सकते हैं। तो उसको कंप्यूटर को जो रिसोर्सेज चाहिए, जो जो चीजें काम करने के लिए चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हुए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको जरूरत है, देखो जो हमें जरूरत है, जैसे कि हम जो जिसे यूजर को जरूरत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत किसे होती है, कंप्यूटर को होती है काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें किन की जरूरत होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। दोनों में फर्क समझ में आ गया। यानी कि मैं अगर लेटर टाइप करना है, मुझे अगर लेटर टाइप करना है तो मैं इनको यूज करूंगा। वो कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, लेकिन एक खास बात ये है कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, ठीक है, तो उनको भी किसकी जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म देता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर रेडी है तभी हम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे। अगर कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा, यानी कि उसके अंदर कोई यहाँ पे गड़बड़ है, तो फिर कंप्यूटर में ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। और अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा हमें समझ में आ गया होगा, होप सो। और अभी देखते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये कितने प्रकार के हैं। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 4 प्रकार के हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है यूटिलिटी, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर, और चौथा है सर्वर। ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं ये पहले भी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, जो कि ऐप के ऊपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो बोर्ड पे किया हुआ था डिस्कस, ये कुछ इस माध्यम से है। फिर भी कुछ कंटेंट हो सकता है अपडेटेड हो, आप किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 4 प्रकार के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखते हैं जैसे अब कहाँ कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है। देखो कंप्यूटर को, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखो आपने कभी सुना होगा कंप्यूटर के अंदर विंडोज के बारे में सुना होगा कि विंडोज कौन सी हमारे कंप्यूटर के अंदर, विंडोज 7 है, विंडोज 10 है ना। तो एक्चुअल में वो क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है। अगर इनका मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जो विंडोज होती है, ठीक है, वो कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। आपने विंडोज 7 सुनी होगी, 8 सुनी होगी, है ना, 8.1 आया था, 10 आई थी, और आजकल सबसे लेटेस्ट कौन सी है, 11 है। इससे पहले अगर देखा जाए एक्सपी, विस्टा, ये सब क्या थी, विंडोज थी। इनको इनको एक्चुअल में कहते क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और फिर इनका नाम विंडो कैसे पड़ा, ये दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने दिया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक टेक कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी की
कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनी रह चुकी है, ये सबसे महंगी सबसे शक्तिशाली कंपनी रह चुकी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और अगर इसके बारे में और क्वेश्चन करें, इनके सत्या नडेला जो है इनके सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जो भारतीय मूल के हैं, सत्या नडेला, ठीक है। अच्छा, विंडोज की बात कर रहे हैं, कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ये क्या करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है, और जैसे ही हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो ये इनकी मेमोरी से निकल के रैम के अंदर यानी कि मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, क्या करता है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि भाई अब कंप्यूटर रेडी है, बताओ आपने क्या काम करवाना है, ठीक है। अगर हम कई बार कह भी देते हैं कि इसकी तो ये विंडो उड़ गई, आपने सुना होगा कई बार कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, जी कंप्यूटर मेरा ऑन नहीं हो रहा, और वो कह देते हैं कि विंडो उड़ गई, ठीक है, विंडो गई, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसके अंदर नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर को कम्युनिकेट करता है ये, ठीक है। कैसे, डिवाइस ड्राइवर के माध्यम में। देखो एक चीज ये है डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, तो ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। यानी कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं जो आपने कंप्यूटर से अटैच कर रखे हैं, चाहे ये वेबकैम आपने अटैच किया है, ठीक है, चाहे ये टैबलेट पेन जो है ये अटैच किया है, चाहे आप कोई स्पीकर अटैच करते हो, आपने प्रिंटर अटैच किया है, सो अपने कंप्यूटर से, अपने पीसी या अपने लैपटॉप के साथ जो चीज़ें भी आप अटैच करते हो साइड से, तो उनके लिए वो सारे डिवाइसेस होते हैं, और उन डिवाइसेस के लिए वो प्रॉपर ढंग से काम कर पाएँ, किसके ऊपर काम कर पाएँ, आपके कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर के साथ काम कर पाएँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर ज़रूरत क्या पड़ती है, डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज होती हैं, ये खुद ड्राइवर्स इनको देती हैं। ये ड्राइवर क्या होते हैं एक्चुअल में, ये क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो हैं, ठीक है। ड्राइवर आप वो ड्राइवर मत समझ लेना, ड्राइवर क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है, कुछ फाइलें होती हैं जो ये कंपनी अपने डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिनके अंदर, ठीक है। मैंने ये पेन टेबलेट लिया तो इसका ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल किया होगा, तो वो उस कंपनी ने उसके इसके बारे में दिया है कि किस तरीके से इसको काम में लेना है, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर ये वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और तो फिर ये सारे ड्राइवर्स जब आपके कंप्यूटर में होंगे तो फिर उन ड्राइवर के माध्यम से किसको पता लग जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाता है कि भाई उसके साथ कौन कौन से अब उनको हार्डवेयर अवेलेबल हैं जिनसे वो काम में ले सकता है ना। आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो आपने कंट्रोल पी कमांड दी कंप्यूटर से, जब आपने कमांड दी कंट्रोल पी तो वहां पे हमें दिखाता है कि भाई किस प्रिंटर से आपने उसको प्रिंट करना है। तो पूरे अगर ड्राइवर होंगे तभी वो वहां पे लिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो कहेगा कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से प्रिंट करूं, मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस है ही नहीं, तो कैसे आएगा वो, डिवाइस ड्राइवर से। समझ के बात को, ठीक है। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, यानी कि कंप्यूटर जिस क्षमता के साथ पहले काम कर रहा था उसी क्षमता के साथ आगे काम करता रहे, तो इनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, यूटिलिटी प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, और जैसे हार्डवेयर की कार्य क्षमता के लिए, और कई सारे आते हैं जैसे डिस्क क्लीन अप आता है एक, ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर आता है, और आपने देखा एंटीवायरस आता है, एंटीवायरस, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को वायरस, कोई आपको अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उनसे बचने के लिए भी क्या होता है, एंटीवायरस होता है। तो किस तरीके का प्रोग्राम, यूटिलिटी है, कंप्यूटर उसी क्षमता के साथ काम करता है, उसको कुछ हो ना जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये सारे देखो किसके लिए जरूरी पड़ रही है, ये सारे सिस्टम के लिए जरूरी पड़ रहे हैं, कंप्यूटर के लिए जरूरी पड़ रहे हैं सारे, फिर ही तो हम इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चौथा जो लास्ट है जो आपकी आरएससीआईटी बुक के अंदर दे रखा है वो दे रखा है सर्वर। ये खास तरह के, जब आप किसी पीसी को एज ए सर्वर उपयोग करने वाले हो, कि मेरा एक सेंट्रलाइज पीसी मैंने बना दिया, अब उसके साथ मैं कई सारे कंप्यूटर को अटैच करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो फिर क्या कहलाते हैं हमारे सर्वर। उनके लिए कैसे खास सॉफ्टवेयर होते हैं
जो उसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो फिर वो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो कैपेबल हो जाता है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ डेटा को शेयर करने के लिए। ठीक है, ये नेटवर्किंग में यूज होता है। इसमें यूज होता है, ये नेटवर्किंग में यूज होता है। तो ये आ गए थे हमारे सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, अभी बेसिक सा पढ़ा, आगे कभी डिटेल आएगा तो आगे भी देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर, चार प्रकार के ये हो गए, याद रखना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर तो नॉर्मल रूप से एप्लीकेशन पैकेज होता है, ठीक है, या स्टैंड अलोन, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो एक होते हैं जनरल पर्पस के, किस तरीके के? जनरल पर्पस के। या दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस के, कि आपने, ये किसके लिए होते हैं? यूजर के लिए होते हैं ना। तो यूजर को अगर कोई सामान्य काम है तो वो कौन से सॉफ्टवेयर से करेगा, लेकिन अगर कोई स्पेशल पर्पस का काम करे, जैसे स्टूडियो वाले हैं, तो स्टूडियो वाले कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? तो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, होप सो काफी समझ में आ गया, काफी टाइम हमने इसको दिया है, टॉपिक को आगे चलते हैं। अब कंप्यूटर हमने पहले देखा कि दो चीजों से मिलके बनता है। किन किन से? एक तो सॉफ्टवेयर से और एक हार्डवेयर से। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं वो हमने डिस्कस कर लिया अभी। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? हार्डवेयर, कि हार्डवेयर कितने प्रकार के हैं, ये क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि नॉर्मली हार्डवेयर क्या है? कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम डिवाइसेस भी कह देते हैं, आपने देखा अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, डिवाइसेस। तो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब इनको कुछ भागों में बांटा गया है। इनको भी क्या किया गया? अलग अलग भागों में बांट दिया कि जो डिवाइसेस जो आपके हैं, ये कहते हैं नॉर्मल चार प्रकार के होते हैं। कुछ डिवाइसेस को इन्होंने दिया कि भाई ये वाले खास तरह के डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। और दूसरे खास तरह के डिवाइसेस हैं जो इनको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। और एक कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिसको अपने प्रोसेसिंग डिवाइसेस या प्रोसेसिंग यूनिट्स कह देते हैं। और कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिसे हम स्टोरेज डिवाइस कह देते हैं। यानी कि ये चार कैटेगरी बना दी गई सभी डिवाइसेस की। कितनी कैटेगरी बनाई? चार कैटेगरी। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, वही यहाँ पे देखते हैं आपने। तो कंपोनेंट्स, और इनको क्या बोला जाता है? देखो कईयों को कंपोनेंट्स बोला जाता है। देखो हार्डवेयर जो है ना आपका, दो भागों में भी आगे डिवाइड होता है। एक को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स और एक होते हैं हमारे पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स, ठीक है, कंपोनेंट्स और पेरिफेरल्स। तो अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हार्डवेयर कंपोनेंट जो सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है। देखो, जो ऐसे हैं जो सीपीयू के अभिन्न हिस्सा, यानी कि सीपीयू का अंदर का हिस्सा नहीं है। आप सीपीयू कौन सी बात कर रहे हो? देखो सीपीयू जो आपका नॉर्मली कंप्यूटर का इस तरीके का जो होता है, ठीक है, ऐसा बॉक्स टाइप जो आप सीपीयू रखते हो। तो अगर ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनका मेन हिस्सा नहीं है, अभिन्न अंग, कि इससे आप इनको अलग आसानी से कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे अलग नहीं कर पाओ। तो ऐसे पार्ट होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ऐसे कौन से होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। लेकिन अगर कोई इनके अंदर है इस पार्ट के, जिसको आप नॉर्मली इससे नहीं निकाल पाओ, तो वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, पेरिफेरल उपकरण सब कौन कौन से होते हैं? आमतौर पर जो इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट, ये तीन ही प्रकार के होते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे आपने देखा, माउस, कीबोर्ड, है ना, तो माइक, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। स्टोरेज डिवाइस, आपने देखो आजकल जो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस आता है, बाहर से आपने अटैच की, निकाल ली। पेन ड्राइव्स होते हैं हमारे, तो डेटा स्टोर के काम आते हैं पेन ड्राइव भी, तो वो भी आपने लगाया और निकाल लिया। और आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, और आपने देखा कि प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। तो ये सारे केस क्या हैं? ये पेरिफेरल्स होते हैं। और स्टोरेज में हार्ड डिस्क भी आ गया, ये एग्जांपल इनके दे रखे हैं। तो चार भागों में बांटा हार्डवेयर को, इनपुट डिवाइसेस को में, आउटपुट डिवाइसेस में, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में और स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा है कि ऐसे, अब इन ये डिवाइसेस जो आपने अभी नाम लिए, तो फिर वो क्या क्या होते हैं, उनका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे इन्होंने देखा इनपुट डिवाइसेस, ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है, क्या है? ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करता है। देखो, यूजर से इंफॉर्मेशन को स्वीकार, स्वीकार करना क्या होता है भाई? इनपुट करना ही तो होता है।
स्वीकार करना क्या होता है, इनपुट करना ही होता है। तो इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो आपने इनपुट डेटा इनपुट किया उसको इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और उसके बाद प्रोसेसर को ट्रांसमिट करता है। किसको भेजता है, प्रोसेसर को। आप हमने शुरू में देखा था कि पहले क्या होता है, इनपुट होता है और फिर होता है प्रोसेस। तो यानी कि इनपुट, हमने इनपुट डिवाइसेस से डेटा को इनपुट कहाँ कर दिया, यहाँ पे किसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, ट्रांसमिट करता है, ये काम है इनपुट डिवाइसेस का, इतना काम। इसको देना, बस इस डेटा इसको भेजना। ठीक है, इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना है। कि आप कंप्यूटर पे काम करना चाहते हो, आपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप करना है, आपने कंप्यूटर पे कुछ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर से कुछ, कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो आप इन सब के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हो वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस यूज कर होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कंप्यूटर से जो इंटरेक्ट जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हो तो माउस पॉइंटर यूजर इंटरफेस एक आम तत्व के द्वारा आप नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि जो माउस का पॉइंटर होता है, अभी ये जो पॉइंटर है, ये वाला पॉइंटर्स, ठीक है, तो आप इससे भी आप गेम को कंट्रोल कर सकते हो, गेम खेल रहे हो तो, है ना। तो ये सब क्या चीजें होती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। नॉर्मल आप ये मान के चलो कि जो हमारा सीपीयू है, ये वाला सीपीयू, और इस सीपीयू के अंदर हमें डेटा भेजना है। वो हम कैसे भी भेजें, ठीक है। अब आप फॉर्म भरने जाते हो, आपकी फोटो आपके पास होती है, आपके साइन आप कागज पे करते हो, तो उनको स्कैन करना है, उनको इनपुट करना है, तो वो कहाँ भेजना है, सीपीयू के अंदर भेजना है ना, कंप्यूटर के अंदर। तो वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, इनपुट करना कहलाता है। ओके, नेक्स्ट। अब हमने कितना किया, हमने इनपुट से कहाँ ले गए, प्रोसेसर के अंदर, प्रोसेस करने में, और फिर अब प्रोसेस जो डेटा हो गया, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे कहाँ पे होता है। लेकिन फिर वो आउटपुट देता है, यानी कि जो काम आप कंप्यूटर से करवाना चाहते थे, तो कंप्यूटर आपको दिखाएगा कहाँ, आपको कंप्यूटर उसका परिणाम, उसका रिजल्ट कहाँ देगा, तो वो कहलाता है आपका आउटपुट। देखो, आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है, कहाँ से लेता है, देखो सिस्टम से लेता है, और ऐसे रूप में परिवर्तन करता है जिसको मनुष्यों द्वारा आसानी से समझा जा सके। ठीक है, उदाहरण के लिए मॉनिटर। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर जो चल रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आपको वो आउटपुट दे रहा है ना, आपको बाहर देख रहे हो, आप उस सीपीयू से बाहर देख पा रहे हो कि उस सीपीयू के अंदर एक्चुअल चलता क्या है। ठीक है, तो वो होता है यूजर के लिए प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस की गई, प्रोसेसर ने जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, किसको, इंफॉर्मेशन को, उसको विजुअल डिस्प्ले में दिखाता है। तो मॉनिटर भी क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। हालांकि आगे डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से आउटपुट होते हैं, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि किसी डेटा को आपने सीपीयू में या कंप्यूटर में डालना है तो आप इनपुट डिवाइसेस से डालोगे, और अगर कंप्यूटर आपको बाहर कुछ दिखा रहा है, जो उसने बना दिया, जो प्रोसेस उसने कर दिया, तो वो हमारे आउटपुट डिवाइस होंगे। ठीक है, अब बीच में हमारा प्रोसेसिंग का पार्ट आया था, प्रोसेसिंग का। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो होते हैं, यानी कि कंप्यूटर यूजर से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए जो जिम्मेदार कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो सीपीयू देखा था, देखो अभी जो आपने बात की थी ना, ये वाला डिब्बा, तो ये वाला डिब्बा क्या होता है, कैबिनेट होता है। क्या होता है, कैबिनेट होता है। और इस कैबिनेट को, इस कैबिनेट के अंदर क्या है, ठीक है, अंदर क्या है, तो वो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड। ये सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। डिटेल आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं। एक होता है मदरबोर्ड, और उस मदरबोर्ड के ऊपर सारी चीजें ही अटैच्ड होती हैं, जैसे सीपीयू, और इसे आप प्रोसेसर भी कह देते हो, और मेमोरी जिसे हम नॉर्मली रूप से आप रैम वगैरह से आप जानते हो। तो वो कहाँ पे अटैच की जाती हैं, वो सारे डिवाइसेस मिलके बनते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस, की डेटा को स्टोर करना। ऐसे कंपोनेंट
जो कंप्यूटर के भीतर डेटा को संग्रहित करने की अनुमति देते हैं कि लो भाई हमारे अंदर आप डेटा को सेव कर सकते हो, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। कॉम्पैक्ट मतलब सीडी या हार्ड डिस्क मतलब एचडीडी। तो कई प्रकार के ये डिवाइस होते हैं जो डेटा को स्टोर भी करते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा कि हार्डवेयर जो पार्ट होते हैं, कुछ पेरिफेरल्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने देखा कि इसको 4 भागों में बांटा जाता है, कुछ इनपुट डिवाइसेस, कुछ आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो नॉर्मली होते हैं ये क्या होते हैं, इनको पेरिफेरल्स बोला जाता है। और जो प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं इनको कंपोनेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर अटैच होते हैं। सीपीयू या हम ये कह सकते हैं कैबिनेट के अंदर अटैच होते हैं और सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड के माध्यम से। किसके? मदरबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी हार्डवेयर के बारे में। अब कुछ एक टेबल दे रखी है मुख्य रूप से कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे पढ़ा ट्रैक बॉल होता है, टच पैड होता है, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए इनपुट के। प्रोसेसिंग के लिए मदरबोर्ड चाहिए, सीपीयू चाहिए, मेमोरी चाहिए। ठीक है, आउटपुट के लिए मॉनिटर जो स्क्रीन पे हम देखते हैं, प्रिंटर कागज पे प्रिंट निकालता है, हेडफोन, स्पीकर, ठीक है, और टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर आदि आउटपुट हो गए। और स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इसको आप एक बार फिर से देख लेना, इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर थे कि कौन कौन सी चीजें थी। एक तो था क्लासिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा था फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर तीसरा आया सॉफ्टवेयर, और फिर चौथा आया हार्डवेयर। तो ये बेसिक जानकारी थी, है ना। तो इसके बारे में ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा। और अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इनके अंदर है कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो नहीं पूछा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब मुझे नहीं पता, डायरेक्टली नहीं पता हो सकता भी कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन के अंदर पहला है विंडोज 7। क्या हमने अभी क्लास के दौरान विंडोज का नाम लिया था? लिया था जी। विंडोज का नाम हमने कहाँ लिया था? हमने लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। हमने लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अभी देखोगे आप तो यहीं पे आपको दिखा देते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये लिखा पड़ा विंडोज के अंदर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक्चुअल में? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मतलब ये वाला तो नहीं है, है ना। तो फिर अगर देखें तो इसने क्या पूछा है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भाई पहला ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो जितने भी है ना, जैसे पेज मेकर है। पेज मेकर एक डॉक्यूमेंट एडिटर है। डॉक्यूमेंट एडिटर या डॉक्यूमेंट्स को टाइप करना, ग्राफिक्स के लिए पेज, बुक्स पब्लिश के लिए जो बुक्स तैयार करना, नोट्स तैयार करना, पेज मेकर के अंदर करते हो। फिर नोटपैड जो होता है जनरली एक टेक्स्ट एडिटर है। क्या है? एडिटर है, बस टेक्स्ट को आप टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। फोटोशॉप एक फोटो एडिटर है, ठीक है, या ग्राफिक्स मैनिपुलेटर, यानी कि फोटो के अंदर भी काफी सारे, फोटोशॉप के अंदर ग्राफिक्स बना सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, फोटोज एडिटिंग कर सकते हो, है ना। तो डिजिटल पेंटिंग वगैरह ये फोटोशॉप के अंदर होता है। तो यानी कि हमारा सही आंसर इसने कहा। फिर बाकी सारे देखो, अब इनका एग्जांपल देखो। मान लो मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, तो किसने करने हैं? मैंने करने हैं। किसने? यूजर ने करने हैं। नोटपैड, टेक्स्ट को टाइप करना है, किसने करना है? यूजर ने करना है। फोटोशॉप करने हैं, फोटोशॉप किसने करनी है? यूजर ने करनी है। तो यानी कि तीनों चीजें ही ये यूजर की हो गई, तो इसलिए ये होती आ गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। किसमें आ गई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंदर। तो पहला आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है? देखो आपके पास हार्डवेयर तो है कंप्यूटर का, हार्डवेयर तो है, लेकिन उसको चलाना है। ठीक है, वो प्रॉपर काम कैसे करेगा? और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। कहा? एक मंच, हमने पढ़ा था ना, प्लेटफॉर्म के रूप में, प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। तो कौन सा करता है? ये भी हमारा जी पहला ही करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इनका काम बहुत सारे होते हैं। इनका काम हार्डवेयर मैनेजमेंट भी होती है, जिसे हम रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। हार्डवेयर मैनेजमेंट नहीं, रिसोर्स मैनेजमेंट कह देते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट भी इसी का पार्ट होता है, मेमोरी को मैनेज करना। इवन प्रोसेस मैनेजमेंट भी यही करते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो फिर एक मंच भी यही देता है अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तभी काम करते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये तो आंसर यही आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई ये भी नहीं हो सकता, तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक आउटपुट डिवाइस है। अभी हमने लिस्ट भी पढ़ी थी और हमने देखा भी था कि ये सीपीयू से आउटपुट लेना है। तो स्कैनर क्या काम करता है, प्लॉटर क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, टेप क्या काम करता है। सॉफ्टवेयर छोड़ दो, ऑप्शन कट गया, क्योंकि किसकी बात कर रहा है वो, डिवाइस की बात कर रहा है, तो मतलब होगा तो वो क्या होगा, हार्डवेयर होगा वो कोई ना कोई। ठीक है, अब देखो टेप, टेप जो है ना ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, डेटा को स्टोर करने के लिए आता। आपने पहले टेप या कैसेट सुनी होगी, देखी होगी, वीसीआर की कैसेट वगैरह, तो वो टेप ही होती थी। ऑडियो कैसेट वो भी टेप होती थी, तो डेटा को स्टोर करने के काम में आती थी। स्कैनर जो है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कौन सा पूछा, आउटपुट। स्कैनर क्या करता है, आपने कोई पिक्चर, कोई साइन, कोई डॉक्यूमेंट्स आदि को कंप्यूटर में इनपुट करना है आपने। मेरे पास फिजिकल रूप में है, प्रिंट के रूप के हैं, तो मैं उसको स्कैन करके कंप्यूटर के सीपीयू में डालूंगा, यानी कि इनपुट करूंगा। तो फिर ये तो क्या है, ये क्या है, फिर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये भी तो नहीं है। तो फिर आंसर कौन सा बचता है, प्लॉटर। आंसर कौन सा बचता है आपका, प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है, ये प्रोजेक्टर, सॉरी, प्रिंटर का बड़ा रूप होता है। ठीक है, जब हमें बड़ी बड़ी नक्शे, बड़े नक्शे, होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, फ्लैक्स, ठीक है, जो काफी बड़े आकार में होते हैं, उन चीजों को आपने अगर प्रिंट करना है तो प्लॉटर से प्रिंट किया जाता है। तो प्रिंटर भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो समझ में आ गई बात, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, लिमिटेशन है। देखो स्पीड, एक्यूरेसी और परिश्रमशीलता, ये सारी क्या है इसकी, ये इसकी सारी क्या है, खासियत है, खूबियां हैं। ठीक है, लेकिन सीमा कौन सी है, डी है, बुद्धि का अभाव की। उसके अंदर क्या है, इंटेलिजेंस नहीं होता, नो आईक्यू आपने देखा। ठीक है, तो ये चार जो होता है ये क्या होता है उसके अंदर, निम्न में से कौन से कंप्यूटर की एक सीमा है। ओके, तो क्या हुआ, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का अभाव जो होता है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो दो प्रकार के थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कौन सा है। देखो वही क्वेश्चन आंसर वही है, क्वेश्चंस हो गए। देखो विंडोज 7 दोबारा शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चंस। विंडोज 7 पहले भी हमने किया हुआ था, यही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर, नोटपैड ये नहीं है। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, ये कह रहा है भाई। इसने क्या कहा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत, थोड़े बहुत भी नहीं, थोड़े भी नहीं, बहुत सस्ते होते हैं। इस कथन का उत्तर तो ये गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि ये महंगे होते हैं भाई। सस्ते तो कौन सा होता है, अगर सस्ते की बात करें तो सस्ता कौन सा होता है, माइक्रो ही होता है, बाकी सब महंगे होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। देखो ये मैंने कहा था ना कि कंप्यूटर के वर्गीकरण को आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, बिल्कुल होता है जी। मैक्स फ्रेम होता है, नहीं सुना। मिनी कंप्यूटर होता है, बिल्कुल होता है। नोटबुक होता है, नोटबुक बिल्कुल होता है। कौन सा, माइक्रो वाले में होता है ना, तो माइक्रो कंप्यूटर वाले में कौन सा होता है, नोटबुक होता है। तो मैक्स फ्रेम जो होता है ये नहीं होता,
ठीक है, तो ये आपका आंसर है बी। ठीक है, आगे सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज आ गया क्वेश्चंस, बताया सबसे तेज कौन सा है? क्या मेन फ्रेम है, क्या माइक्रो है, क्या वर्क स्टेशन है, या सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, ये तो याद ही कर लो, रट्टी लो। सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, सब क्या है? सुपर कंप्यूटर है। रिमाइंड करो, इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम, और विश्व का सबसे पहला CDC 6600। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये थे भाई हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आपको होप सो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो इसी को आप रिवाइज और करके देख लीजिएगा। बुक के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए और थ्योरी भी इसकी डिस्कस की। ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए हम और भी यूट्यूब पे वीडियोस लेके आएंगे जिसमें क्या है कि इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज करते रहना और भी बने रहना। हमारी ऐप जो है आप इंस्टॉल, अगर आप किसी और माध्यम पे देख रहे हो तो ऐप हमारे पास ये HSD एजू ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना फ़ोन के अंदर। आगे भी दूसरों को इंस्टॉल करवाओ ताकि इन वीडियोस का वो फ़ायदा ले सके। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।